क्लास 10 मैथ्स में 80% मार्क्स सिर्फ 20% टॉपिक से ही लाए जा सकते हैं। बट आपको तो पता ही नहीं चल पाता कि भाई ये 20% टॉपिक हैं कौन से। फिर होता क्या है, आप वो 20% टॉपिक कभी पढ़ ही नहीं पाते बल्कि पूरी बुक लगाने चले जाते हो, जिससे आप 80% मार्क्स छोड़ो 50% पर ही लटक जाते हो। बट अब आपको टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आपको बस पेन और कॉपी लेकर के बैठना है और आपको सिर्फ नोट करते जाना है जो भी मैं बताने वाला हूँ, और इसके बाद आप चले जाना अपने बोर्ड एग्जाम देने। ये मेरी गारंटी कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में कहर मचा के आ रहे होगे सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को करके। देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 5 बोर्ड क्रैकर हैक्स। इन 5 हैक्स के थ्रू आप अपने बोर्ड एग्जाम को इजीली हैक कर सकते हो। अगर आपने इन 5 बोर्ड क्रैकर हैक्स को मिस कर दिया तो आप अपने एग्जाम में फेल भी हो सकते हो। तो भैया फर्जी का रिस्क तो लेना ही नहीं है। सेकेंडली आपको बताऊंगा हाई वेटेड चैप्टर लिस्ट का सीक्वेंस, जिसे आपको प्यार से फॉलो करना है। फिर वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा 20% टॉपिक्स विच विल गिव यू 80% मार्क्स। यार ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि 100 पेजेस की बुक आपको बस 20 पेजेस ही पढ़ने और आपको मार्क्स मिल रहे होंगे 80। है कि नहीं बिंदास डील। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th and 10th। आप बस वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो और कमेंट बॉक्स को साइड करके वीडियो को हाई भी कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, सबसे पहले बात करते हैं 5 बोर्ड क्रैकर हैक्स। और हैक नंबर 1 है मेक योर स्पीड डबल। देखो मेरे दोस्त, जैसा कि आपको पता है कि आपके पास बहुत ही ज्यादा कम टाइम बचा हुआ है, शायद 1 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है, और अगर इस कम टाइम में भी वही स्पीड यूज करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आज और अभी से आपको अपनी स्पीड डबल करनी होगी, और आपको सिर्फ पढ़ने में ही नहीं, हर एक काम में अपनी स्पीड को डबल करना होगा। खाने पीने में, नहाने धोने में, घूमने फिरने में, हर एक काम आपका आधे टाइम में ही होना चाहिए। अगर 2 चैप्टर्स करना चाहते हो एक दिन में तो आपको डबल स्पीड के साथ 2 नहीं बल्कि 4 चैप्टर्स करने होंगे। हैक नंबर 2 है नॉन स्टॉप स्टडी। मेरे दोस्त, अब वक्त आ गया है नॉन स्टॉप स्टडी करने का, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सर पर खड़े हो चुके हैं। अब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि आप आलस कर लो। आपके पास रुकने का टाइम तो है ही नहीं। और नॉन स्टॉप स्टडी का मतलब ये नहीं कि आपको रोबोट बन जाना है, AI बन जाना है, चैट GPT बन जाना है। नहीं, नॉन स्टॉप स्टडी का मतलब है कि आप पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ स्टडीज पे ही फोकस कर रहे होगे। आपके दिमाग में हर वक्त स्टडीज ही चल रहा होगा। फर्जी का टाइम पास बिल्कुल नहीं। कंटेंट कंज्यूम करना ही है तो स्टडी वाला करो। मोबाइल चलाना ही है तो अपने स्टडी से ही रिलेटेड चीजें देखो। अगर गेम भी खेल रहे हो तो ऐसा खेलो जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प कर सके। अपने दोस्तों से बातें भी करनी है तो यार एग्जाम से रिलेटेड करो। अगर आप वॉकिंग कर रहे हो उस टाइम पे भी आपके दिमाग में ये सब चलना चाहिए कि भाई आज क्या क्या हुआ है, क्या क्या करना बाकी है। यार आप बोर्ड एग्जाम एक तरह का युद्ध है, और इस युद्ध में आप सेनापति हो। इस युद्ध को लीड कर रहे हो आप खुद, इसलिए आपको नॉन स्टॉप स्टडी करनी ही होगी। लेकिन भैया नॉन स्टॉप स्टडी करने के लिए तो हमें बहुत सारा एनर्जी चाहिए होगा। इतना एनर्जी तो हमारे पास है ही नहीं। मेरे दोस्त चिंता मत करो, आपकी एनर्जी को ही बूस्ट करने के लिए मैं पॉइंट नंबर 3 लेकर के आया हूँ, 1 आवर एनर्जी बूस्टर। देखो दोस्त, अभी आपको अपनी लाइफ का बेस्ट क्वालिटी स्टडी प्रोड्यूस करना होगा। उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी आपको मिलेगी एनर्जी बूस्टर से। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि भैया हम 1 घंटे की स्टडीज में बहुत थक जाते हैं, ऑटोमेटिक हमारा ब्रेक बहुत ही लंबा हो जाता है क्योंकि हमें रिकवरी में टाइम लगता है। जब हम 2 घंटे की स्टडी करते हैं तो हमें 2 घंटे का ब्रेक चाहिए होता है, क्योंकि 2 घंटे की पढ़ाई में हमारा सारा एनर्जी खत्म हो जाता है और रिकवरी में हमें 2 घंटे लग जाते हैं। यार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, और मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि आपको एनर्जी बूस्ट करनी कैसे है। इसको मैं अपने एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा। देखो यार, जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं कंसिस्टेंट क्वालिटी वीडियोस लाने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे दिन भर काम करना पड़ रहा है। और मैं भी आपकी तरह थक जाया करता था 1 घंटे 2 घंटे काम करके, लेकिन फिर मैंने 1 आवर का एनर्जी बूस्ट टेक्निक को अपनाया। इसमें मैं 2 बजे से लेके 3 बजे तक अपने एनर्जी को बूस्ट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज। यस, और इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं अगर आपके पास एक फिक्स्ड टाइम नहीं है। दोस्त, मैं अपने लिए एक फिक्स टाइम तैयार किया हूँ, दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक। आप भी 2 से 3 के बीच में एनर्जी बूस्टर का टाइम रख सकते हो। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है 2 से 3 के बीच में, तो फिर आप दूसरा स्लॉट भी रख लो, लेकिन 1 घंटे का स्लॉट कंपलसरी है। और यार ऐसा आप बिल्कुल मत सोचना कि भैया अगर मैं 1 घंटा यहाँ पर लगाऊंगा तो मेरा 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा। यार यकीन करके देखो, अगर
आपने 1 घंटा लगा दिया 2 से 3 के बीच में या फिर किसी भी टाइम में 1 घंटे में क्या क्या करना मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपने 1 घंटा लगा दिया तो ये 1 घंटा आपको 4 घंटे का बोनस दे करके जाएगा। सिर्फ 1 घंटा देने से आपकी बॉडी 4 घंटे का काम बोनस में करना स्टार्ट कर देगी। अगर आप दिन में 2 घंटे की पढ़ाई कर पा रहे थे तो अब 4 घंटे एक्स्ट्रा यानी 6 घंटे की पढ़ाई कर पाओगे। अगर आप 4 घंटे की पढ़ाई कर रहे थे तो भैया 4 घंटा और यानी कि 8 घंटा की पढ़ाई आराम से आप कर सकते हो। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे थे तो 9 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे अगर सिर्फ 1 घंटा सही से दे दिया नॉन स्टॉप। लेकिन भैया हम इस 1 घंटे के अंदर क्या कर सकते हैं? तो आप क्या कर सकते हो वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे जंपिंग करता हूँ, स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करता हूँ, सूर्य नमस्कार करता हूँ, कुछ ब्रेन एक्सरसाइज करता हूँ और सर के बल उल्टा खड़ा हो जाता हूँ जिससे मेरा दिमाग थोड़ा तेज हो जाता है। इसके साथ ही मैं कभी कभी देसी दंड बैठक भी करता हूँ। अगर आप बॉय हो तो डेफिनेटली आपको देसी दंड बैठक लगाने चाहिए, 2 4 6 जो भी लगा पाओ। तो पॉइंट नंबर 3 में आपको 1 आवर का एनर्जी बूस्टर लेना ही लेना है। पॉइंट नंबर 4 है स्टार्ट योर डे अर्ली। तो आप में से कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि हम रात भर पढ़ाई करेंगे लेकिन दिन में इनको पढ़ाई नहीं करनी? भाई ऐसे कितने ही सारे बच्चे होते हैं जो रात में बहुत देर तक पढ़ाई करने का ट्राई करते हैं और कई बार तो वो पढ़ाई कर भी लेते हैं लेकिन फिर रात में उनको सही से नींद नहीं आती। कई बार रात में नींद की वजह से वो सही से फोकस कर नहीं पाते और देर रात में सोने की वजह से वो रात में भी सही से सो नहीं पाते और दिन भर उनकी आंखें लगा करती हैं, दिन भर उनकी बॉडी सही से वर्क नहीं कर पाती। यानी रात में आप देर तक जागे तो सही लेकिन सही से न रात में पढ़ाई कर पाए और जो नेक्स्ट आने वाला डे था उसको भी आपने खराब कर लिया क्योंकि पूरी बॉडी टूट रही है क्योंकि आपको सही से नींद नहीं मिल पाई। यानी इस छोटी सी गलती की वजह से आप अपना रात भी खराब करते हो और अपना दिन भी खराब कर देते हो। इसलिए मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ स्टार्ट योर डे अर्ली। आप ट्राई करो 11 बजे तक सो जाओ क्योंकि मैं तो 11 बजे तक सो जाता हूँ और सुबह 6 बजे तक जरूर उठ जाओ क्योंकि अगर 6 बजे आप उठ जाते हो तो 2 घंटे बाद यानी 8 बजे तक तो आप आराम से पढ़ाई करने बैठ सकते हो और 8 बजे से लेके 11-12 बजे तक आप पहला स्लॉट लगा सकते हो पढ़ाई का। आप अपनी पढ़ाई जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही बेहतर होगा, उतना ही टेंशन आधा हो जाएगा। अगर आपने 50% की पढ़ाई सुबह टाइम में और आफ्टरनून टाइम में ही कर ली तो आपका पूरा दिन एकदम लाइट हो जाएगा, मजा आ जाएगा। लेकिन अगर आपने मॉर्निंग में आफ्टरनून में सही से पढ़ाई नहीं की तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है इवनिंग और नाइट में। तो पॉइंट नंबर 4 को सही से समझो, स्टार्ट योर डे अर्ली। बहुत ही जल्दी आपको अपना डे स्टार्ट करना है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और पॉइंट नंबर 5 है डू ओनली 20% टॉपिक टू फिक्स 80% मार्क्स। आपको अपने दिन को जल्दी स्टार्ट करके सब कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ 20% पढ़ना है और वही 20% टॉपिक्स आपको 80% मार्क्स दे करके जाएंगे। लेकिन भैया वो कौन से 20% टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये बहुत ही प्रो टिप है क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस को बच्चे बहुत ही ज्यादा इग्नोर करते हैं। तो सबसे पहले आप मार्केट में जाकर के बहुत ही अच्छा सा सैंपल पेपर लेके आ जाओ और ऐसा सैंपल पेपर लेके आओ जिसमें सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स एक ही बुक में गिवन हो। इस तरह के सैंपल पेपर्स मार्केट में बहुत सारे हैं लेकिन जो टॉप 2 है वो है PW का सैंपल पेपर और नेक्स्ट टॉपर्स का सैंपल पेपर। ये दोनों ही सैंपल पेपर्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि एक ही बुक के अंदर सारे सब्जेक्ट कवर्ड है। अगर किसी बच्चे ने सही से सारे सैंपल पेपर्स को सही से प्रैक्टिस कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में उसका कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं जल्दी। अगर आप PW के फैन हो तो आप PW का रियल फील वाला सैंपल पेपर बाय कर सकते हो और अगर आप नेक्स्ट टॉपर्स के फैन हो तो भैया आपके लिए प्रयास वाला सैंपल पेपर वो आप ले सकते हो। दोनों सैंपल पेपर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, डिस्काउंटेड लिंक है तो यूज कर सकते हो। और अगर आपने पहले से ही सैंपल पेपर्स बाय कर रखे हैं तो भैया लगाते क्यों नहीं हो? किसका इंतजार कर रहे हो कि अलादीन का जिन आएगा और आपका हाथ पकड़ के सैंपल पेपर्स करवाएगा और आपके मार्क्स को इम्प्रूव करेगा? ऐसा तो भैया कभी नहीं होने वाला, इसलिए किसी का इंतजार मत करो। क्या कहा, सिलेबस नहीं हुआ? अरे यार सिलेबस के भरोसे मत रहो, 100% सिलेबस शायद ही किसी का होता है। आप आज और अभी से सैंपल पेपर्स को भी लगाना शुरू करो, भले ही एक पेज एक क्वेश्चन करो लेकिन सैंपल पेपर आपका आज और अभी से यूज होना शुरू हो जाना चाहिए। और आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है हाई वेटेड टॉपिक्स के ऊपर। लेकिन भैया वो होगा कैसे? हमें तो पता ही नहीं है कि कौन सा चैप्टर सबसे पहले करना है और कौन सा चैप्टर सबसे लास्ट में करना है। तो यार इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने
के लिए मैंने पॉइंट नंबर 2 बनाया है हाई वेटेज चैप्टर लिस्ट का सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस आपको ये बताएगा कि कौन सा चैप्टर आपको सबसे पहले करना है और कौन सा चैप्टर सबसे लास्ट में करना है। और भैया इस लिस्ट में सब कुछ कवर है, प्रायोरिटी, यूनिट नेम, टोटल मार्क्स, एफर्ट लेवल, सब कुछ। तो प्रायोरिटी नंबर 1 रहेगा अलजेब्रा, जिसके अंदर चैप्टर्स आते हैं चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4 एंड 5। और ये सारे चैप्टर्स आपको 20 मार्क्स दे करके जाते हैं। एफर्ट लेवल काफी हाई है और यहाँ पर आपको रिक्वायर्स प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा रहेगा। प्रायोरिटी 2 होगा हमारा ज्योमेट्री और चैप्टर नंबर है 6 एंड 10 और ये मिलकर आपको 15 मार्क्स देते हैं। एफर्ट लेवल मीडियम है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कैलकुलेशन है ही नहीं, या फिर ऐसा कहो कैलकुलेशन है ही नहीं, थ्योरम्स आर की, यहाँ पर थ्योरम्स का दादागिरी चलता है, यहाँ पर थ्योरम्स ही आपको पढ़नी है। प्रायोरिटी नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 आते हैं और ये मिलकर आपको 12 मार्क्स देते हैं। एफर्ट लेवल मीडियम है, फॉर्मूलाज आर की, यानी आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी हो जाती है। प्रायोरिटी नंबर 4 रहेगा स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी और ये मिलकर के आपको 11 मार्क्स देते हैं। एफर्ट लेवल काफी लो है, यानी इजीएस्ट टू स्कोर, बहुत ही छोटा एफर्ट लेकर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। प्रायोरिटी नंबर 5 है मेंसुरेशन, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13, ये मिलकर के आपको 10 मार्क्स देते हैं। एफर्ट लेवल मीडियम है क्योंकि डिफिकल्टी ज्यादा कुछ होती नहीं है, यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बट भैया कैलकुलेशन बेस्ड होता है, बहुत सारा एरर होता है कैलकुलेशन के अंदर, खासकर मेंसुरेशन में, तो इस बात का ध्यान रखना है। कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए आपका। बहुत सारे बच्चे तो 3.14 इंटू सम नंबर, छोटा सा मल्टीप्लीकेशन में ही मिस्टेक कर देते हैं, तो वो सब बिल्कुल मत करना। और प्रायोरिटी नंबर 6 रहेगा नंबर सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये मिलकर के आपको 12 मार्क्स देते हैं। एफर्ट लेवल काफी लो है क्योंकि भैया डायरेक्ट फार्मूलाज यहाँ पे आपके पास होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ले लो, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ये सब डायरेक्ट फार्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन तो है, फार्मूला लगाओ आंसर पाओ। अब बात करते हैं भैया पॉइंट नंबर 3, 20% टॉपिक्स विच विल गिव यू 80% मार्क्स। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अलजेब्रा सबसे पहले आपको उठाना है और इसका चैप्टर 1 है पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स के अंदर सिर्फ आपको एक टॉपिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लेना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। आपको याद है सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, हाँ वही वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये सब। और भैया पॉलिनोमियल्स के अंदर से कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैंने ट्राई किया है कि आपको मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिखा दूं एनसीईआरटी से, ताकि आपको पूरी तरह से आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो ये क्वेश्चन है पॉलिनोमियल से। ऐसे ही मैं एक एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आपको दिखाने का ट्राई करूंगा ताकि आप सही से समझ पाओ कि कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। तो भैया नंबर 2 पे आपको तैयार करना है लीनियर इक्वेशंस और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड। जो दो इक्वेशंस होती हैं फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हो, वही वाला। एंड इनफाइनाइट एंड नो सोल्यूशन वाला केस। लीनियर इक्वेशन में बहुत सारे कंडीशंस होते हैं ना, a1/a2 इक्वल b1/2, हाँ बिल्कुल वैसा ही। और क्वेश्चन ऐसा दिखाई देता है, मैं आपको शो करने का ट्राई कर रहा हूँ। उसके बाद आपको आ जाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन होता है फाइंडिंग रूट्स यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको याद है आप बहुत ही इजीली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से रूट्स को फाइंड कर सकते हो, बट वो वर्क नहीं करता तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हो। इसके अलावा क्वाड्रेटिक चैप्टर से आपके पास आइडेंटिफाइंग द नेचर ऑफ रूट वाला क्वेश्चन बहुत आता है, वही भैया डिस्क्रिमिनेंट वाला, d इक्वल्स b² - 4ac, हाँ बिल्कुल वही। और क्वाड्रेटिक से कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर बात करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तो यहाँ पर फाइंडिंग द nth टर्म, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एंड वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सम ऑफ n टर्म्स, यानी SN, यानी n फाइंड करना और SN फाइंड करना, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और ये रहा एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। अलजेब्रा करने के बाद आपको कूद जाना है यूनिट 4 एंड 5 पे, जो कि है ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर चैप्टर 1 रहेगा ट्रायंगल्स और ट्रायंगल के अंदर भी सबसे ज्यादा फेमस थ्योरम होता है BPT, यानी थेल्स थ्योरम। पता नहीं भैया बोर्ड वालों को इस थ्योरम के अंदर ऐसा क्या दिखाई देता है कि उनको इतना पसंद है, हर बार आता ही आता है क्वेश्चन भाई इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर से अगर सिर्फ यही तैयार कर लोगे थेल्स थ्योरम तो बस आपका काम हो जाएगा। एंड जो सिमिलैरिटी वाले होते हैं क्राइटेरिया वो भी देख लेना। और ट्रायंगल से कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको आ जाना है सर्कल्स के ऊपर और सर्कल्स में एक थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर
आर इक्वल, एक सर्कल होता है, उस सर्कल के ऊपर अगर एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट बनाओगे तो वो दोनों इक्वल होता है। वही वाला थ्योरम आपको तैयार करना है। बहुत ही ज्यादा रिपीट करते भाई ये लोग। इस चैप्टर से इस थ्योरम को देख लो, काम बन जाएगा। और कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखाई देंगे। मैंने ट्राई किया है एनसीईआरटी से शो करने का। और भैया इसके बाद आपको जंप करके आ जाना है ट्रिग्नोमेट्री वाली यूनिट के ऊपर, जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और यहाँ पर सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है टेबल ऑफ वैल्यूज, जो होता है ना साइन 30, कॉस 30, tan 30, हाँ वही वाला। 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज। इन वैल्यूज के अलावा आपको फॉर्मूलाज भी तैयार करने हैं। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, वो वाले फॉर्मूले। इसके बाद आपको करना है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस। और यहाँ पर भैया 1 सिंगल 4 मार्कर क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट गारंटीड ऑन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। यस, हाइट एंड डिस्टेंस से एलिवेशन या डिप्रेशन एंगल से रिलेटेड 4 मार्कर क्वेश्चन गारंटी होता है भाई। और कुछ इस तरह का आपको क्वेश्चन दिखाई देगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, और इस तरह का दिखाई देगा हाइट एंड डिस्टेंस से। देखो भैया, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री इतना कर लेने से आपने 60% पेपर फिनिश कर दिया है। अब बचा है सिर्फ 40%, और उसके लिए आपको आना है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी के ऊपर। और भैया स्टैट्स वाले चैप्टर में फाइंडिंग द मिसिंग फ्रीक्वेंसी यूजिंग मीन एंड मीडियन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही फेमस होता है। आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, और ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है इस टॉपिक से रिलेटेड। यही आपको तैयार करना है। घुमा फिरा के पूछा जा सकता है यह क्वेश्चन, तो सही से तैयार कर लेना। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला अगेन से याद कर लो। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो भैया प्लेइंग कार्ड्स वाला, और एटलीस्ट और एट मोस्ट कॉइन टॉसेस, वो वाला क्वेश्चन। प्लेइंग कार्ड्स वाले और एट मोस्ट, एटलीस्ट, ये वाले क्वेश्चन कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। आप सही से देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, एक्टिव रिकॉल भी कर सकते हो, लेकिन भैया इग्नोर मत करना, ध्यान सही से देना। इसके बाद आपको आ जाना है मेंसुरेशन के ऊपर। और भैया मेंसुरेशन के ऊपर कूदने के बाद आपको चैप्टर उठाना है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। और सर्कल्स में किस किस तरह के एरियाज हो सकते हैं, तो भैया माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ये सेक्टर और सेगमेंट वाले क्वेश्चन भैया बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और कुछ इस तरह के क्वेश्चन ये दिखाई देते हैं। इसके बाद आपको आ जाना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के ऊपर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। सिंगल सिंगल पे मत देखना दोस्त। सिंगल वाले कि कोन का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, हेमिस्फीयर कैसे फाइंड करते हैं, वो आप सरफेस एरिया भी कर लोगे और वॉल्यूम भी कर लोगे। लेकिन यार कॉम्बिनेशन मत भूलना। दोनों को कंबाइन करके कैसे आप सॉल्व करोगे वो चीज। जब दो सॉलिड्स को आप कंबाइन करते हो तो किस किस एरियाज को लेना होता है और कौन कौन से एरियाज को इग्नोर करना होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया हमसे तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड वाले क्वेश्चंस हो ही नहीं पाते। तो यार रीजन यही है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते कॉम्बिनेशन वाले सॉलिड्स का, आप सिंगल सिंगल वाले प्रैक्टिस करते, तो ऐसा मत करना। और कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे आपके एग्जाम में। मैंने एनसीईआरटी से अगेन से क्वेश्चन दिखाए हैं। इसके बाद भैया आपको आ जाना है यूनिट नंबर 1 और 3 रियल नंबर्स एंड कॉर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो दोस्त, रियल नंबर से एक क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है वो ये है कि √2, √3 और √5 जैसे नंबर्स को इरेशनल कैसे प्रूफ करना है। तो यार ये एक पेज का सोल्यूशन होता है, और सिर्फ एक पेज के अंदर आप 5 मार्क्स फिक्स कर सकते हो। क्योंकि भाई अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे प्रूफ करते हैं तो रट ही लो भाई, लेकिन इस क्वेश्चन में एक भी स्टेप में गलती मत करना। ये क्वेश्चन अगर एज इट इज बोर्ड एग्जाम में उतारने में आप सक्सेसफुल हो गए तो समझो 5 मार्क्स पके। इसके बाद आपको करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। याद करो जरा, फाइंडिंग द रेशियो k:1, ये वाले क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए होते हैं। और एक और चीज है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और रियल नंबर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इन्हीं 20% टॉपिक को सही से देखना है और इजिली 80% मार्क्स स्कोर कर लेने। लेकिन इस बात को याद रखना, इन 20% टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो छूटना नहीं चाहिए, ना ही गलत होना चाहिए। भर भर के प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज पॉसिबल हो सकती है। अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, फिर भी अगर आज और अभी से आप डबल स्पीड के साथ और जो मैंने हैक्स बताए हैं उनको फॉलो करते हुए 1 महीने तक पढ़ाई कर ली, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में आज और अभी से भी रैंक नंबर 1 ला सकते हो। क्योंकि दोस्त, रैंक 1 लाने वाला 12 महीने तक 12
10-12 घंटे पढ़ाई नहीं करता, बल्कि लास्ट के 1 मंथ में ही 12-12 घंटे पढ़ाई करना शुरू करता है और लास्ट तक जब तक एग्जाम नहीं हो जाते तब तक वो लगा रहता है। तो वही काम आपको भी करना है। और चलो भैया अब वीडियो बंद करो और पढ़ाई करना शुरू करो। लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक जरूर कर देना और अपने एक दोस्त तक इसे जरूर शेयर करो। और आप कमेंट करके बताओ कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए। और अगर आपको ये नहीं पता कि नेक्स्ट 30 डेज तक मैं कौन सा प्लानर फॉलो करूं तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो स्क्रीन पर क्लिक करके। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। बाय बाय बाय।